everyone, welcome to my class of physics, and today I am taking the very interesting topic nuclear energy. So guys, without wasting any time, let's get started. Students, till now we have studied about many sources of energy and we had learned that how do we utilize those sources to get the energy. Now in this video we are going to learn the source which is the ultimate source of energy on this earth, and the source is nuclear energy. This is the source by which a sun gets its energy. We are going to learn about nuclear energy. Now what do you mean by nuclear energy? बच्चे जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर वर्ड से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर दैट मीन्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस. सो द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, और वी कैन से दैट द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. वो एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पर रिलीज होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी. Guys, now we started to learn about this energy after Albert Einstein gave its famous equation E equals to mc square. जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी फेमस इक्वेशन दी थी E equals to mc square, उसके बाद जो है हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. Now this equation linked the totally unrelated quantities mass एंड एनर्जी. इस इक्वेशन ने क्या किया? दो अनरिलेटेड क्वांटिटीज को आपस में लिंक कर दिया, दैट इज एनर्जी एंड मास. सो दिस एस्टेब्लिश अ वाइडर लिंक बिटवीन मास एंड एनर्जी, एंड इट सेड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स इवन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. इस इक्वेशन ने हमें क्या बोला कि जो मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इवन एनर्जी को भी हम वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ देयर आर टू प्रोसेसेस इन विच सच अ कन्वर्जन इज देयर. दैट मीन्स मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास. दीज टू प्रोसेसेस आर न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. Nuclear fission and nuclear fusion. So we are going to study first is nuclear fission. पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियर फिशन. देन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे. गाइस, ये इक्वेशन क्लियर हुई? ये इक्वेशन क्या करती है? एनर्जी और मास को आपस में रिलेट करती है. ये एनर्जी जो ये इक्वेशन जो है वो क्या बोलती है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एनर्जी को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में. E equals to mc square. Okay guys, is it clear? The process of splitting of a heavy unstable nucleus into two light stable nuclei when bombarded with a projectile or neutron is called a nuclear fission. बच्चे फिशन क्या मतलब है? टू डिवाइड समथिंग इन पार्ट्स. ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम एक हैवी अनस्टेबल, ये वर्ड को मार्क करना, अनस्टेबल, हम एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस को जब लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट डिवाइड करते हैं बाय बम्बार्डिंग विद अ प्रोजेक्टाइल, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन. अब इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाई न्यूट्रॉन्स आर चूजन एज बुलेट्स और प्रोजेक्टाइल. हम यहाँ पे न्यूट्रॉन्स ही क्यों ले रहे हैं एज अ प्रोजेक्टाइल. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन में दो टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, वन इज कंट्रोल्ड एंड वन इज अनकंट्रोल्ड. दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में. एंड नेक्स्ट लास्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके गाइज, सो स्टूडेंट्स,
फिजन मीन्स टू डिवाइड समथिंग इन पार्ट्स। यहाँ पे ये मैंने एक स्फीयर लिया, इसको मैंने 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज फिजन। ठीक है, जब हमने इसके साथ क्या अटैच कर दिया, वर्ड न्यूक्लियर, तो दैट मीन्स न्यूक्लियर की डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन। फिशन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना पार्ट्स में। जब हमने उसके साथ वर्ड अटैच कर दिया न्यूक्लियर, तो दैट मीन्स न्यूक्लियस की डिवीजन, न्यूक्लियस को पार्ट्स में डिवाइड करना। बच्चे आप सबको पता है हमारे जो है एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है आपने 9th में क्लियरली इसको पढ़ा हुआ है ना, एटम्स एंड न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है ना बच्चे। तो जो न्यूक्लियर है, आपको पता है जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। क्या क्या है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 1 इज न्यूट्रॉन, second is proton and the third one is electron. Is it clear? Atom consists of 3 fundamental particles. One is neutron, second is proton, third is electron. जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये तो बात की हमने किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है, एटम की। जैसे कि आपको पता है अगर हम छोटे एटॉमिक नंबर का एलिमेंट ले रहे हैं, अगर हम ले लें हीलियम, आपको पता है सबको हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, या फिर हम ले लें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इनके केस में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या है, इक्वल। That means number of electron is equals to number of protons. अब जो है हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, और हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन हम किससे निकाल सकते हैं, जो आपका एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस। सो बच्चे हम जो है हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। आप सबने ये 9th में पढ़ा है बच्चे क्लियरली अच्छे से। अच्छा, हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका Z है एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू P। और अगर हमने क्या निकालना हो एटॉमिक, अगर हमने निकालना हो मास नंबर, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से, कैपिटल A से, तो वो कैसे निकलेगा, N प्लस P, जाने की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बात आती है न्यूक्लियर फिजन की। यहाँ पे फिजन कैसे रिलेट करता है, अभी हमने बात किया कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है किससे कंसल्ट होती है, किससे कनेक्टेड होती है, किससे रिलेटेड होती है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो जो हमारे ये छोटे नंबर्स होते हैं, आप ले सकते हो एटलीस्ट 82 से नीचे जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं, उनका जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर्स उसमें क्या रहते हैं, न्यूक्लियस में इक्वल रहते हैं। आपको पता है बच्चे जब एक एटम के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल हों तो जो है वो एटम क्या होता है, स्टेबल, वो न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम 82 से ऊपर चले जाएं, 82 से ऊपर चले जाएं, मान लो फॉर एग्जांपल हम 92 ले लें, तो उस केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल नहीं होंगे। तो अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इक्वल नहीं होंगे, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारा एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, मान लो हमने ले लिया 90, हम ले रहे हैं यूरेनियम 92। ठीक है, और उसका मास हम ले लेते हैं 235। ठीक है, अब 92 क्या डिनोट कर रहा है, 92 हमारा क्या आ गया, प्रोटॉन। तो हमारे प्रोटॉन कितने आ गए, 92। तो अगर हमने क्या निकालना हो बच्चे, हमारा न्यूट्रॉन, तो हमारा न्यूट्रॉन कैसे आ जाएगा, ये हमारा क्या है,
मास नंबर, ये हमारा क्या है न्यूट्रॉन, प्लस ये क्या है प्रोटॉन। तो हमारे पास जो है मास नंबर कितना है 235। तो 235 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कैसे आ जाएगा बच्चे 235 माइनस 92। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास बच्चे कितने आ गए 143। तो बच्चे ये जो हमारा 143 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो एटम है वो क्या हो गया बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ओके गाइस, आपको पता है ये जो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिशन, ये मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है एटम बम बनाने के लिए। आपको पता है आपने ज्योग्राफी आपने अपनी हिस्ट्री में जो है इसके बारे में पढ़ा होगा, दो शहर्स के बारे में, दो सिटीज़ के बारे में, हिरोशिमा और नागासाकी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, वो किसके थ्रू हुआ था एटम बम के थ्रू। और वो एटम बम किससे बनता है इसी प्रोसेस से, न्यूक्लियर फिजन से। तो आप खुद सोचो जिस प्रोसेस से इतना बड़ा एटम बम बन सकता है कि वो इतना बड़ा विनाश कर सकता है, इतना बड़ा डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो क्या बोलते हैं कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता होगा। अगर हम उसी प्रोसेस को सही तरीके से यूज़ करें तो हम कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे जो फिजिक्स थे लाइस, मीटिनर, ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, ये हमारे फिजिशियन थे जिन्होंने जो है डिस्कवरी की थी न्यूक्लियर फिशन में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरेनियम एक बहुत हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है। इन्होंने क्या किया, यूरेनियम के सॉल्ट के साथ कुछ न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया। और इन्होंने क्या पाया कि जब इन्होंने कुछ न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया तो उसके बाद जो है उसमें से बहुत सारे क्या निकले, बहुत सारे उन्होंने पूरी तरह जब डिटेक्ट किया तो उस सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा रिएक्शन के बाद बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो निकले। तो उन्होंने जब उन एलिमेंट को वन बाय वन डिटेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि उसमें जो है वेरियम भी प्रेजेंट था। उन्होंने फर्दर उसको जो है वेरियम को डिटेक्ट करने की उस पर डिस्कवरी करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या करके देखा कि जब हम यूरेनियम को न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में। लुक गाइस, अगर हम यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करते हैं यहाँ से स्लो न्यूट्रॉन से, ठीक है, तो ये जो हैवी न्यूक्लियस, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हो जाएगा टू स्मॉलर न्यूक्लियस में, टू लाइटर न्यूक्लियस में। वन इज ऑफ वेरियम एंड अदर इज ऑफ क्रिप्टॉन। और साथ में इसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी और उसी के साथ 3 जो है फर्दर जो न्यूट्रॉन जो हैं वो भी क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब आपको पता है हमने ये रिएक्शन जो है स्टार्ट कैसे करवाई थी, न्यूट्रॉन से स्लो, और न्यूट्रॉन को हमने बम्बार्ड करवाया किसके साथ, हैवी न्यूक्लियस के साथ। तो वो क्या हो गया, पहले जो है ये जो यूरेनियम 235 है, जब ये न्यूट्रॉन के साथ हमने इसको बम्बार्ड करवाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो गया और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट में चला गया और ये ब्रेक डाउन हो गया बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। एंड इसने लिबरेट की बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को इसने क्या किया, लिबरेट किया। साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो क्या किए, लिबरेट किए। बच्चे अब होता क्या है, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये फर्दर जो है अगर हम इनको यूरेनियम एटम्स के साथ फर्दर जो है बम्बार्ड करवाएं तो ये रिएक्शन क्या हुई, 3 न्यूट्रॉन, एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकले, उस 3 न्यूट्रॉन से आगे जो है फर्दर कितनी रिएक्शंस हो गई, 3। ऐसे ही इसके केस में 3 निकलेंगे, इसके केस में 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे, इसके केस में 3 न्यूट्रॉन, और जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। अब चेन, ये तो हो गया चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन में भी 2 टाइप्स आते हैं, वन इज कंट्रोल्ड एंड वन इज अनकंट्रोल्ड। दिस इज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट
बच्चे स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल ना करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, ब्लास्ट कर देगी। इसीलिए हमें इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में करना है। कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। So guys, now we will discuss about controlled nuclear reactions. हम क्या करते हैं कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जब हमारा जो है यूरेनियम 92-235 में से जब हमारे ब्रेकडाउन होता है वेरियम प्लस क्रिप्टॉन में, साथ में हमें क्या मिलता है, 3 न्यूट्रॉन्स प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये जो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ लगाएंगे जिससे ये 2 न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे ही क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और आगे सिर्फ क्या हो, 3 ही न्यूट्रॉन। दैट मीन्स यूरेनियम स्प्लिट हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में, इसने क्या किया, 3 न्यूट्रॉन्स को जो है प्रोड्यूस किया। हम क्या करेंगे, इसके रास्ते में कुछ ऐसा लगा देंगे कि 2 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, और आगे सिर्फ क्या होगा, एक ही न्यूट्रॉन जाएगा। वैसे ही जब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम के साथ फर्दर बम्बार्ड होगा तो आगे हमें क्या मिलेगा, फिर से बेरियम और क्रिप्टॉन मिलेगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 न्यूट्रॉन्स। फिर हम क्या करेंगे, उस 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, और आगे फर्दर एक ही क्या जाएगा, एक ही न्यूट्रॉन जाएगा, जिसको हम फर्दर किससे करेंगे, यूरेनियम से बम्बार्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कंट्रोल, ये डैमेज, ये डिस्ट्रॉय किसकी वजह से करें, इनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं कंट्रोल रॉड्स यूज करके। कंट्रोल रॉड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में जो है हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब कंट्रोल रॉड्स क्या होती है, इसके बारे में बच्चे हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे, उसमें हम डायग्राम के थ्रू कंट्रोल रॉड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चे एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये जो एनर्जी है, जो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, वो कहाँ जाती है। सिंस दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई, since it is termed as nuclear fission. Now in this process, where does this energy is coming from, कहाँ से ये एनर्जी आई। Now if you weigh the 2 lighter nuclei, you will find that their weight will be lighter, smaller than the weight of heavy nucleus. आप क्या देखोगे, ये जो आपका बेरियम और आपका जो क्रिप्टॉन है, इनका जो वेट है वो यूरेनियम के इक्वल नहीं होगा, उससे क्या होगा, लाइटर होगा। आपका क्रिप्टॉन जो है उसका 9236 होता है, एंड बेरियम होता है आपका 141 प्लस 56। इसको और इसको अगर हम प्लस करें 141 प्लस 92, ये हमारा बन गया 233। हमारा यहाँ पे कितना लिया था हमने, 235। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हुआ। सो गाइस, so we can say that mass which is lost is converted into huge amount of energy. जो यहाँ से मास हमारा lost हुआ वो किस में convert हो गया, amount of energy में, by using Einstein's energy equation E equals to mc square. Now this energy is produced in this process is really huge and produces 1 gram of uranium 235. Only 1 gram of uranium 235 produces 2.5 million times the energy produced by 1 gram of coal while burning. जितनी हमें 1 ग्राम कोल को जलाने से जो है एनर्जी मिलती है, उसकी 2.5 मिलियन टाइम्स ज़्यादा हमें मिलती है अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम को बर्न करें। But the major problem arises in the use of nuclear reactor is that the waste which is left out after the nuclear reaction is highly dangerous. जो waste जो है इस reaction के टाइम पे लिबरेट होता है वो highly क्या है, dangerous है हमारी लाइफ के लिए। तो हमें अगर उस वेस्ट को डिस्पोज करने का सही मैनर, सही तरीका मिल जाए तो हमारे लिए ये प्रोसेस एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का सबसे बेटर और सबसे अच्छा प्रोसेस होगा। So guys, this is all about nuclear
फिजन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पुटअप किया था स्टार्टिंग में कि वाई न्यूट्रॉन्स आर चूजन एज बुलेट्स, न्यूट्रॉन्स को ही हम क्यों एज अ प्रोजेक्टाइल इसमें यूज करते हैं। तो गाइस उसका आंसर ये है, न्यूट्रॉन्स बीइंग अनचार्ज्ड कैन पेनिट्रेट द टारगेट विदाउट बीइंग रिपेल्ड बाय एटॉमिक न्यूक्लियस। वो जो है पेनिट्रेट कर देता है अपने टारगेट को विदाउट रिपेल्ड बाय न्यूक्लियस or electron cloud, since they do not have to encounter the electrostatic force of repulsion of the target nucleus, because the neutron increases the neutron proton ratio of the nucleus and tends to make it unstable, और उसको क्या कर देता है, unstable कर देता है, and causes the nuclear reaction easily, और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है हमारी जल्दी जो है परफॉर्म हो जाती है। दैट्स वाई हम न्यूट्रॉन्स को यूज करते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल और एज अ बुलेट। सो गाइस, it is all about nuclear fission. In the next video lecture we will discuss about nuclear fusion and about nuclear reactor. होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। आई होप आप अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं अच्छे से पढ़ रहे हो गाइस। आपके लिए टेक्स्ट बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यू हैव टू गो थ्रू योर नोट्स विच आई प्रोवाइडेड यू। सो गाइस, थैंक यू and have a nice day.